हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशियल सक्सेस। माय नेम इज रेवन सिंह। आज की इस वीडियो में आपको मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ बताऊंगा। हिंदू विधि के जो मॉडर्न सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। वो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ 2 लेक्चर्स और बना रखे हैं, हु इज हिंदू का और हिंदू फिलोसफी का, तो वो भी आपने नहीं देखे तो उनका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दोस्तों, यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप कोई अदर लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जो कोर्सेज हैं जो जजमेंट राइटिंग पे भी है और एमपी जुडिशरी, छत्तीसगढ़ जुडिशरी एज वेल एज उड़ीसा जुडिशरी पे है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत नॉमिनल फीस में। तो उन सब की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जो हिंदू विधि के सोर्सेज हैं या स्रोत हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इज एंशिएंट सोर्सेस, सेकंड इज मॉडर्न सोर्सेस। एंशिएंट सोर्सेस का वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा है। अब आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न सोर्सेस की बात करेंगे। मॉडर्न सोर्सेस, मॉडर्न सोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मॉडर्न सोर्सेस को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। एंशिएंट सोर्सेस के 4 टाइप्स थे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और मॉडर्न सोर्सेस के 3 भाग हैं या 3 पार्ट्स में मॉडर्न सोर्सेस को हम मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। सेकंड इज लेजिस्लेशंस। थर्ड इज प्रेसिडेंट्स। जो फर्स्ट मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। जस्टिस यानी न्याय, इक्विटी यानी न्याय संगत, और गुड कॉन्शियस यानी सद्विवेक, अच्छे विवेक से, सद्विवेक से, पॉजिटिव माइंड से जो डिसीजन लिया गया है या पॉजिटिव माइंड से पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया है डिस्प्यूट का। Occasionally, it might happen that a disputes come before a court which cannot be settled by the application of any existing rule in any of the sources available. Such a situation may be rare, but it is possible because not every kind of fact situation which arises can have a corresponding law governing. The courts cannot refuse to the settle and the dispute in the absence of law, and they are under an obligation to decide such a case also. कई बार क्या होता है कि कोर्ट के सामने एक ऐसा केस आता है, ऐसा डिस्प्यूट आता है जिसपे कानून साइलेंट होता है, जिसपे कानून साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हिंदू लॉ की हम बात करें तो पहले डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते थे। पहले हमारे पास धर्मशास्त्र है, धर्म सूत्रास है, हमारे पास वेदास है, हमारे पास डाइजेस्ट है और कमेंट्रीज है या कस्टम होती है। उसके बेसिस पे हम कोई भी चीज है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसे हम सॉल्व करते हैं कि धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है या स्मृतिज में क्या लिखा हुआ है या श्रुतिज में क्या लिखा हुआ है। उसके बेसिस पे हम देखते हैं मैरिज का डिस्प्यूट है, डाइवोर्स का डिस्प्यूट है, इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट है, एडॉप्शन का डिस्प्यूट है, वो सॉल्व किया जाए। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पे सारे टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं। तो क्या होता है कि कोर्ट या फिर जो भी राजा होते थे या फिर जो भी दरबार के अंदर बैठते थे तो वो मना तो नहीं कर सकते कि हम डिसीजन दे नहीं सकते क्योंकि ये धर्मशास्त्र, ये धर्मसूत्र इस पे साइलेंट है। तो इसलिए हमारे पास ये सोर्स आता है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस का। For determining such cases, the courts rely upon the basic values, norms and standards of fair play and propriety. इसलिए कोर्ट्स क्या करती थी, उस जो डिस्प्यूट है उसकी जो बेसिक वैल्यूज है या नॉर्म्स है या स्टैंडर्ड्स हैं फेयर प्ले के, कि फेयर इसके अंदर क्या है, न्याय संगत इसके अंदर क्या होना चाहिए, उस बेसिस पे वो निर्णय दिया करते थे। तो एक सोर्स हमारे पास ये आता है। इन टर्मिनोलॉजी दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस। इसे हम जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस नाम से जानते हैं। दे में ऑल्सो भी टर्म्ड एज अ नेचुरल लॉ। इसे नेचुरल लॉ या प्राकृतिक न्याय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल इंसान बिना किसी टैक्स से अपना सद्विवेक इस्तेमाल करके या न्याय संगत सोच के साथ में निर्णय देता है। तो हमारे पास जो पुराना सोर्स है या जो पहला सोर्स है मॉडर्न सोर्सेस का, वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस आता है। The principle in our country has enjoyed the status of source of law since the 18th century when the British administration made it clear that in the absence of rule, the above principle shall be applied. जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आए और उस टाइम वो देखते थे धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र कुछ कह नहीं रहे या धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र उस पर साइलेंट है या उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो इस केस के अंदर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे या ब्रिटिश जो जजेस हुआ करते थे वो नेचुरल जस्टिस पर निर्णय लिया करते थे या जस्टिस
या इक्विटी या गुड कॉन्शियंस के बेसिस पर डिसीजन लिया करते थे। सेकंड जो मॉडर्न सोर्स है हिंदू लॉ का वो है प्रेसिडेंट्स या न्यायिक निर्णय आप कह सकते हैं, जुडिशियल डिसीजंस कह सकते हैं। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रिटिश रूल द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वाज एस्टेब्लिश्ड, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग लाइक केसेस अलाइक वाज एस्टेब्लिश्ड। क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम देखते हैं कि उस पर लॉ क्या कहता है, कानून उस पर क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल आज कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उस पर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उस पर क्या कहता है, या कोई एक्ट बना हुआ है या फिर कोई लॉ बना हुआ है वो उसके विषय में क्या कहता है। तो यदि वो दोनों साइलेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी उस पर साइलेंट है, लॉ भी उस पर साइलेंट है, तो हम प्रेसिडेंट्स की ओर देखते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास में या सुप्रीम कोर्ट के सामने या कोई हाई कोर्ट के सामने आज से पूर्व कोई यदि ऐसी घटना आई, ऐसा डिस्प्यूट आया तो उनका क्या निर्णय रहा, तो वही का वही निर्णय हम उस केस के अंदर भी फॉलो करते हैं। तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंट्स। Today, the decisions of privy councils are binding on all the lower courts in India except where they have been modified or altered by the Supreme Court, whose decisions are binding on all the courts except for itself. Privy Council ने जो डिसीजन दिए थे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, वो हमारे लिए एज अ प्रेसिडेंट है। किसी मामले में यदि प्रिवी काउंसिल ने कोई डिसीजन दिया था तो हमारे लिए वो आज भी एज इट इज मान्य है। कब तक मान्य है? जब तक सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसको या तो एडिट ना कर दिया हो या उसे अल्टर ना कर दिया हो, ना उसमें कोई मॉडिफिकेशन या नया जजमेंट जब तक ना दे दिया हो। तो प्रेसिडेंट्स भी एक मॉडर्न सोर्सेज ऑफ लॉ हम मानते हैं। यानी पहला तो बेस हो गया कि आप कोई भी डिस्प्यूट को राइज करेंगे जहां पे लॉ साइलेंट है या जहां पे जो सोशल जो टेक्स्ट है वो साइलेंट है या कोई भी टेक्स्ट साइलेंट है या फिर धर्मशास्त्र धर्मसूत्र साइलेंट है, तो उस पर हम या तो जस्टिस इक्विटी को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड होता है प्रेसिडेंट, यानी ऐसा मामला कहीं पहले भी आया है किसी कोर्ट के सामने तो उन्होंने जो डिसीजन दिया है उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जो सोर्स है मॉडर्न हिंदू लॉ का वो हमारे पास आता है कि लेजिस्लेशंस या कानून या एक्ट आप कह सकते हैं। लेजिस्लेशंस आर एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट विच हैव प्लेइंग अ प्रोफाउंड रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू लॉ। लेजिस्लेशन एक प्रॉपर कानून होता है, एक प्रॉपर अधिनियम होता है, एक्ट होता है जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर पारित करती है। After India achieved independence, some important aspect of Hindu law have been codified. आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास अनकोडिफाइड हिंदू लॉ था, या फिर हमारे पास कुछ प्रिवी काउंसिल के डिसीजन थे जिनसे हम डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, या हमारे पास कुछ कस्टम्स थी या हिंदू टैक्स थे जिन्हें हम रिलेवेंस देते थे और उनके बेसिस पे हम कोई डिस्प्यूट या फिर कोई भी जो अडॉप्शन हो गया, सनशिप हो गई, मैरिज हो गई, उसके हिसाब से हम रेगुलेट करते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद में हिंदू कोड बिल आया और कुछ एक्ट आए, कुछ अधिनियम आए जो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो आए और प्रॉपर एक लेजिस्लेशन बन गई या फिर प्रॉपर एक्ट या प्रॉपर अधिनियम हमारे पास आ गए। Few examples of important statutes are the Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, the Hindu Succession Act 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act 1956। ये हमारे पास कुछ स्टैट्यूट आए, इन्हें आप लेजिस्लेशंस कह सकते हैं या आप इन्हें अधिनियम कह सकते हैं। तो ये थर्ड मॉडर्न सोर्स है, लेजिस्लेशन या अधिनियम। After codification, any point dealt with by the codified law is final. The enactment overrides all prior law, whether based on custom or otherwise, unless an express saving is provided for in the enactment itself. कोडिफिकेशन के बाद में, यानी आज़ादी के बाद जब हमारे पास हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड हो गया, यानी वो अधिनियम में बन गया। जब से कोडिफिकेशन हो गया, हमारे पास अधिनियम आ गए, तो उसके बाद से जब भी कोई इशू आता है तो हम क्या देखते हैं, लॉ देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देखेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया, पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक कोडिफाइड लॉ है। तो उससे हम हमारा जो डिस्प्यूट है या जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो सभी पुराने लॉ को ओवरराइड करता है, यानी कि हमारा यदि धर्मशास्त्र धर्मसूत्र कुछ बोलता है तो उसको भी ओवरराइड कौन करेगा, एनेक्टमेंट या लेजिस्लेशंस। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।